वर्ल्ड बैंक का क्या योगदान होता है? ये पढ़ा जाता कि नहीं? किसी भी देश का भुगतान संपूर्ण करना है, वर्ल्ड बैंक क्या योगदान करता है? भुगतान संतुलन को बैलेंस करने के लिए वर्ल्ड बैंक करता है या आईएमएफ करता है? ये वर्ल्ड बैंक अल्पकालिक ऋण देता है या दीर्घकालिक? दीर्घकालिक, अल्पकालिक नहीं देता है। आईएमएफ दीर्घकालिक देता है। श्योर है? दीर्घकालिक देता है वर्ल्ड बैंक। किसी भी देश के भुगतान संतुलन में क्या क्या होता है? भुगतान संतुलन कितने खाते होते हैं? 6 खाता। 6 खाते में कौन कौन से होते हैं? और भुगतान संतुलन में अगर बहुत घाटा हो गया तो घाटा की पूर्ति करने के लिए वर्ल्ड बैंक से लिया जाता है ऋण या इसे WTO और एक हो जाए क्या बोलते हैं उसको, IMF। तो तीनों में से कौन होगा? के लिए बुझनी ना बुझाइए, आप लोग पढ़ चुके हैं, टेस्ट हो रहा है आपको। किसे पूछे? IMF देगा किसके लिए? विकासात्मक कार्यों के लिए देता है। विकास कार्य यानी सुपरवाइजर परियोजनाओं में, ठीक है ना? क्लियर हो रहा कि नहीं? तो परियोजनाओं में जैसे पुल बनाना है, वैक्सीन बनाना है, इस सब के लिए कौन देगा? वर्ल्ड बैंक देगा। तो क्या IMF नहीं देगा? IMF का क्या IMF का क्या कार्य है? वर्तमान समय में पाकिस्तान, श्रीलंका, ये दोनों देश दिवालिया हो गए हैं। कर्ज के लिए कहाँ जाना है? केवल IMF के पास जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक के पास भी जा रहा है? क्या दोनों संस्थाएं एक दूसरे की पूरक है या एक दूसरे से अलग है? पूरक है ना? तो दीर्घ और अल्पकाल दोनों के लिए देंगे नहीं देंगे? डिसाइड है क्या? डिसाइड है इसका? तो अब पाकिस्तान को दिवालिया हो गया, क्यों नहीं वर्ल्ड बैंक दे दे रहा है? क्यों नहीं दे रहा है? तो भाई पहले से हर व्यक्ति एक आता है आपका ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी से क्या होगा? क्या विश्व की कोई भी ऐसी अर्थव्यवस्था है जो ग्लोबल इकोनॉमी नहीं है? ऐसा कोई देश है? यानी वर्ल्ड में कितने देश हैं? 193 हैं।
तो 193 में कोई ऐसा भी देश है जो ग्लोबल इकोनॉमी से नहीं जुड़ा हुआ है या विश्व की अर्थव्यवस्था से नहीं जुड़ा हुआ है? सभी देश जुड़े थे भाई। जैसे तो श्रीलंका जुड़ा है, पाकिस्तान भी जुड़ा है, लेकिन फिर भी दिवालिया क्यों हो गया? और इसमें आपका वर्ल्ड बैंक का वो क्यों नहीं ले रहा है भाई? पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, वहाँ की करेंसी बिल्कुल फ्लॉप हो गई, जनता बिल्कुल संसद में उतर गई, हाँ के राष्ट्रपति बदले गए हैं, उसके बावजूद भी बैंक क्यों नहीं दे रहा है? तो आपका दीर्घकालिक भी देता है, अल्पकालिक भी देता है, क्यों नहीं हो रहा है? भारत मांगे क्या देता हूँ कम मिले। तो बैंक है, बैंक कंडीशन है कि आपका अकाउंट है, होना चाहिए। अकाउंट होने के बाद आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी होने के साथ साथ आपकी भरपाई करने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बैंक से आप ऋण ले लीजिए और उसको चुकता ना कीजिए, तो फिर आपको क्या करता है बैंक? यहाँ पे आपके बैंक में आपने लोन लिया घर खर्च के लिए, चाहे परियोजना को चलाने के लिए, तो आपके घर में कर लेते हैं, जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसको बिक्री कर लेते हैं, जो सामान जैसे किसी ने कार खरीदा करते हैं और देखें 2 महीना पेमेंट आपने नहीं जमा की भाई, तो फिर क्या होता है? वो गाड़ी सीधे रसीद की कंपनी लेके चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने EMI जमा नहीं किया है। तो गवर्नमेंट भी यही करेगा, विकास का कार्य करता है। लेकिन ऐसे देशों का जहाँ पर भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पूंजी खाता, चालू खाता, अगर इसको 2 भागों में बांटे तो पूंजी खाता और चालू खाता, इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए और इनके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। $62 एक देशों की मुद्रा होनी चाहिए। जैसे इस समय विनिमय का विधान किस आधार पर होता है? डॉलर का, लेकिन डॉलर के अलावा भी होते हैं 5 कंट्री के 5 मुद्राओं, फिर उसको गोल्ड से कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन गोल्ड से कम तो हो नहीं पाता है, तो $5 को मतलब 5 मुद्राओं को लेकर के उसके आधार पर वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की व्यवस्था है ना। और उसमें वर्ल्ड बैंक जो होता है कि अल्पकालिक ऋण देता है, ठीक है। उसके बाद दोनों जब ऐसी कंडीशन देता है कि दीर्घकाल, जैसे कोई भी आपका बैंक है, वर्तमान SBI ले लीजिए, तो ये भी तो आपको शॉर्ट टर्म भी देता है और लॉन्ग टर्म भी देता है। ये नहीं कहता कि नहीं सिर्फ हम आपको शॉर्ट टर्म, आपकी कंडीशन क्या है, आपकी कैपेसिटी कितनी है। जैसे मुद्रा लोन, मुद्रा लोन हर बैंक देता है, देता कि नहीं? और कितना देता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है? 50,000। मुद्रा लोन की कीमत बस सिर्फ 50,000 ही है। और वैसे किसको? रेहड़ी बेहड़ी और छोटे लघु मझोले उद्योगों को करने के लिए, और हजार करोड़ रुपये ऋण देता है। किसको? जो बिल्डर है, जो इंडस्ट्री है, देते कि नहीं देते? वैसे ही वर्ल्ड बैंक भी दोनों, ये आप हम बता दें, आप लोग पढ़े रहते हैं, इसीलिए मैंने इस पर आगे तो भुगतान संपन्न भी देख लीजिए, इसका भी देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। इस पर अभी आप पूरा देंगे ना। चर्चे में पूछूंगी आप लोग का वो चैप्टर को पढ़ाया तो सही पढ़ाते हैं, हम फिर दूसरा चैप्टर पढ़ाते हैं, कैसा रहेगा?
ठीक है ना, क्योंकि वो एक टर्म वो लगे मैं ले लेता हूँ जब उन्होंने पढ़ाया तो। लेकिन इतना है कि आप लोग जितना पढ़े हैं उसको फिर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और ये बता दें आपको सिंपल कि वर्ल्ड बैंक अगर आप पढ़ रहे हैं तो वर्ल्ड बैंक इस तरह से पढ़िए कि कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अगर इस तरह से अगर आप लोग रिविजन में रहेंगे तो आपका नहीं चाहिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट की में क्या है? विदेशी व्यापार, ठीक है। इसको कुछ लोग लिख लीजिए फिर उसको मैं समझाते चले जाते हैं, ठीक है ना। पहला वर्ड लिखिए, भारत का विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार से क्या अभिप्राय है? भारत और ये पूरा विश्व इन दोनों के साथ व्यापारिक संबंध, पूरे वर्ल्ड के साथ, वर्ल्ड में सभी देश हैं। 192, ठीक है, 193 में हो गया, 192 कर दीजिए, ठीक, 192 हो गया। 192 देशों के साथ भारत का व्यापार होता है, ठीक है ना। उसको क्या कहेंगे हम? भारत का विदेशी व्यापार, ठीक है। और व्यापार भी दो प्रकार का होता है। कैसे प्रकार का होता है? मुक्त व्यापार और मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार क्या मतलब होगा? हाँ, इफ यू हैव कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, है ना, ये सब ड्यूटीज क्या होंगी? जब लगाए जाएंगे तो फ्री ट्रेड नहीं होगा, क्या होगा? कंट्रोल्ड ट्रेड होगा, मतलब नियंत्रित व्यापार होगा। और जब कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा तो फिर उस देशों के साथ क्या होगा? फ्री ट्रेड होगा। क्या भारत का व्यापार किसी देशों के साथ फ्री ट्रेड होता है? किस किस देशों में? हाँ, आसियान। आसियान में कितने देश हैं? कौन कौन? हाँ, आसियान में 7 देश हैं। आपके पड़ोसी देश हैं केवल एशिया के। आसियान में बहुत ज़्यादा हैं, 7 हैं। हाँ, फिर एक लोग बढ़ाया गया होगा, ठीक है ना। एशिया के जो कंट्रीज हैं उनको आपस में समझौता किया गया है तो उनके क्या होगा? फ्री ट्रेड, ठीक है। लेकिन व्यापार का ही आप समझ लीजिए, विदेशी व्यापार का देख लीजिए। विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है। ये किसने दिया था? कहाँ पे? विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है, ये स्टेटमेंट है। ये किसका है?
क्वेश्चन पीसीएस में तो बहुत बार पूछा गया है ना। और इस पर कहा जाता है हर गवर्नमेंट करती है डबल इंजन की सरकार, सेंट्रल में भी हो, ठीक है ना। और उसमें ये कहा गया है कि दोनों की सरकार एक होगी तो डबल इंजन की सरकार हो गई और विकास के लिए, व्यापार के लिए काफ़ी मददगार होगी। लेकिन विदेशी व्यापार तो इंजन का है, इसका क्या अभिप्राय है भाई? देखिए उनके स्टेटमेंट कहने का विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है। तो क्यों है, कैसे है? और इम्पोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट क्या करते हैं आप? भेजते हैं, इम्पोर्ट आयात करते हैं। तो प्रत्येक देश विदेशी व्यापार के सिद्धांत हैं, जैसे तुलनात्मक सिद्धांत, निरपेक्ष का सिद्धांत, समान अवसर का सिद्धांत, और सभी अलग अलग अर्थशास्त्रों ने इसको सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ठीक है ना। तो उस सब का पढ़ने का समय भी नहीं है और हम पता भी नहीं पाएंगे कब समय में, लेकिन तब जाने कि आपको पढ़ना पड़ेगा। एक्सल रोलिंग क्या है? और विशेष करके रिकार्डो, एडम स्मिथ, हैबरलर, एक्सल रोलिंग, ये चार सिद्धांत की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। हैबरलर लिख लीजिए, हैबरलर। हैबरलर, ठीक है, ये कहावत हमेशा ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए एक्सल रोलिंग के अनुसार, कोहलिन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की एक विशिष्ट अवस्था है। इसके बाद एक आलोचनात्मक व्यंग है, जैसे मैंने दिखाया कि आर्थिक विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है, लेकिन एक ऐसा अर्थशास्त्री था उसने कहा कि नहीं, विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन अब नहीं है। लिख लीजिए, जैकब वाइनर के अनुसार, जैकब वाइनर के अनुसार विदेशी व्यापार अब आर्थिक विकास का इंजन नहीं रहा। इसका क्या मतलब बताइए? हाँ, इसका क्या अभिप्राय हुआ? एक आता है
औसत लागत का सिद्धांत। ठीक है, जब दो देश हैं और दोनों देशों में ह्यूमन रिसोर्स की लागत या किसी भी वस्तु यानी एक्स वस्तु की उत्पादन दोनों देशों में अगर बराबर है तो क्या व्यापार होगा? व्यापार का कारण क्या है? मांग तो होगी, वस्तु की कीमत में अंतर होगा तभी होगा। अर्थात कीमत में जब अंतर नहीं होगा तो व्यापार नहीं होगा। और जब दोनों देशों की कीमत में बराबर होगा और दोनों की वस्तु कीमत सेम होगी, जैसे जो वस्तु यहाँ इंडिया में मिल रही है वही अमेरिका में भी मिलेगी, सेम कीमत में सेम प्राइस में, तो क्यों आप अमेरिका से खरीदोगे? आप नहीं खरीदोगे तो हमें अमेरिका से व्यापार करने की आवश्यकता है। ऐसी स्थितियों में विदेशी व्यापार आर्थिक विकास करने नहीं रहा, या क्या बने नहीं करते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में कि हर देश एक्सपर्टाइज करता जा रहा है। उसके विकास के लिए क्या होना चाहिए? आर्थिक विकास के क्या बिंदु हैं? उत्पादन के कारक हैं, उत्पादन के साधन हैं। उत्पादन के साधन की कीमत कितना है आप? ठीक है, निरपेक्ष लागत के सिद्धांत, तुलनात्मक लागत के सिद्धांत और औसत लागत के सिद्धांत। ये बात औसत लागत, निरपेक्ष और सापेक्ष, ये तीन सिद्धांत पढ़े जाते हैं। निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि सामान्य रूप से जैसे एक्स वस्तु की कीमत, एक्स वस्तु यहाँ पे है और वाई वस्तु यहाँ पे, यानी भारत, इसको कहते हैं भारत और इसको बोल रहे हैं क्या बोलते हैं अमेरिका या लंदन बोल लीजिए। ठीक है, दोनों में व्यापार तभी होगा जब दोनों की वस्तुओं में निरपेक्ष रूप से एक सस्ता होगा एक दूसरा महंगा होगा। अगर दोनों की कीमत बराबर हो जाएगी तो व्यापार नहीं होगा। तो निरपेक्ष रूप से इसकी कीमत 10 रुपया होगी तो यहाँ पे 5 रुपया। किसकी कीमत? एक्स। अगर ये कहा जाए कि हर एक्स वस्तु की उत्पादन में क्या है? एक्सपोर्ट, और एक लेबर से वो 10 वस्तु को उत्पादन करता है और लंदन जो है वाई वस्तु को उतने में ही केवल 5 वस्तु को उत्पादन करता है। तो क्या होगा उसके लिए कि एक्स वस्तु को भारत से ले लें और ये वाई वस्तु लंदन से ले लें, तो उसके लिए फायदेमंद होगा। तो ये निरपेक्ष हो गया। सापेक्ष कि अगर एक्स वस्तु वाई वस्तु, ठीक है, अगर ये भारत हो गया और ये इंग्लैंड में, ठीक है, एक्स वस्तु की कीमत यहाँ पे है और उसकी यहाँ पे या यहाँ पे भी 10 रुपया, ठीक है। एक्स वस्तु भारत में भी 10 रुपया है और इंग्लैंड में भी वाई वस्तु की कीमत 10 रुपया, ठीक है। लेकिन दूसरी वस्तु भी है, केवल एक ही वस्तु तो होती नहीं है, सभी वस्तु और कई वस्तुएं होती हैं। तो इसकी कीमत 8 रुपये यहाँ पे हो जाएगी, 7 रुपया या 10 रुपये यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो ये कहा जाए कि कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से, किसके तुलनात्मक रूप से कौन सी वस्तु किस देश में कीमत फैक्टर प्राइस सस्ती होगी या ज्यादा एक्सपर्टाइज करेगी, उसको बोलते हैं हम लोग क्या,
टाइप का एक स्पेशलाइजेशन है ना। जैसे भारत किस चीज में स्पेशलाइजेशन करता है? आईटी में, लेकिन इसकी पहचान किस रूप में है? एग्रीकल्चर, ठीक है ना। और लंदन भी एग्रीकल्चर के लिए है और अमेरिका भी है। अमेरिका क्या है? वो आईटी सेक्टर में भी सबसे ज़्यादा है और एग्रीकल्चर में भी सबसे ज़्यादा है कि अगर आपको सूखा पड़ता है तो PL 480 के तहत आपको खाद्य भी उपलब्ध कराता है सस्ते कीमत पर। और जब आपका उत्पादन अच्छा हो गया है, ठीक है ना, तो आप क्या करते हैं? अब एक्सपोर्ट करते हैं, अब आप आत्मनिर्भर हो गए हैं। तो भारत को क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी भी चाहिए और क्या चाहिए? एग्रीकल्चर भी चाहिए। और अमेरिका क्या है? वो दोनों में सक्षम है। तो क्या उसे व्यापार करने की आवश्यकता है? भाई वो एग्रीकल्चर में सक्षम है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है। और टेक्नोलॉजी में भी जितने भी मैक्सिमम इनोवेशन इन द वर्ल्ड अमेरिका पहले करता है। तो क्या उसे व्यापार करने की आवश्यकता है भारत के साथ? और इंडिया ये अग्रेसिव है। अभी क्या है? अग्रेसिव यानी डेवलपिंग कंट्री है। क्या है? डेवलपिंग कंट्री है। पहले से क्या बोला जाता है इसको? अनडेवलप्ड कंट्री यानी अल्पविकसित देश। अल्पविकसित देश, विकासशील देश और विकसित देश। तो क्या आपका व्यापार उनके साथ हो सकता है? वो क्यों आपसे व्यापार करना चाह रहे हैं? आपकी क्वालिटी होनी चाहिए ना। आप अभी गेहूं आपने भेजा था, चावल भेजा था और उन्होंने पूरा आपको वापस कर दिया कि ये चावल हमारे खाने लायक नहीं है। क्यों? गेहूं दैट इज you utilize fertilizer very much, so that is the harmful dispersion, so आपका वापस हो गया। उनको क्या चाहिए? ऑर्गेनिक। तो अब ये देखा कंपेरेटिवली आप क्या व्यापार कर सकती हैं और किसे कीमत उसकी सस्ती होगी और उनकी डिमांड ज़्यादा होगी, उसी वस्तुओं का करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? सापेक्ष रूप से, ठीक है ना। क्योंकि थ्योरी पढ़ाई का तो समझ भी नहीं हो पाएगा, इसलिए समझ में बातें आ रही कि नहीं आपको? है नहीं आ रही? स्पष्ट बताइए, फिर हम उसको क्या बोलो आ रहा है। और औसत लागत का सिद्धांत, जैसे लकड़ी एक इमेज है, इसका कहाँ यूज कर सकते हैं? या तो टेबल या तो कुर्सी, ठीक है ना। या एक खेत है, या फार्म खेत है, इसमें क्या बोल सकते हैं? फार्म खेत। खेत है, खेत में क्या बोल सकते हैं? क्या क्या बोल सकते हैं? आपके लिए सबसे उपयुक्त क्या हो सकता है? पहले आप गेहूं बोएंगे। गेहूं है, ये 5 बीघा है, ठीक है, या 1 बीघा गेहूं मान लीजिए। कितना गेहूं हो सकता है? 10 कुंटल, ठीक है। अगर इसमें अरहर बो दिया जाए तो कितना होगा? 10 कुंटल की कीमत कितनी होगी? 2 हिसाब से मान लेंगे 40,000 है, 20,000 रुपया। अगर गेहूं न बो करके हम आप धान बो दीजिए, चावल बो दीजिए, या अरहर को चावल ही मान लीजिए, चावल का उत्पादन कितना होगा? दोगुना होगा। क्या हो जाएगा? 20 कुंटल। उसकी कीमत कितनी होगी? 40,000। ज़्यादा होता है क्योंकि 50-60 रुपये किलो मिलता है न्यूनतम। आपको सबसे जो न खाने वाला होगा वो 20-25 रुपये किलो होगा, जो मोटा चावल होगा। ऐसे सामान्यतः कोई भी चावल खरीदिए 400 रुपये से कम नहीं होगा।
तो उसकी कितनी हो जाएगी? 40,000 रुपये, 50,000 रुपये मान लीजिए, 50,000 रुपये। अगर गेहूं ना बोते हम और चावल बो रहे हैं, अवसर है, तो कितना हम आपको फायदा होता? अगर गेहूं बो रहे हैं, अगर गेहूं के बजाय आप चावल बोते तो आपको फायदा कितना हो रहा है? 30,000 रुपये का। तो ये अवसर है कि नहीं है कि हम इसके स्थान पर हम इसको प्रोडक्शन करेंगे तो हमें ये फायदेमंद, ये अवसर लागत का सिद्धांत है कि अगर हम इसको यूज ना करके हम दूसरी चीज़ को यूज करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो उसके स्थान पर जो मुझे फायदा होता है, किसी भी देश को फायदा होता है, तो उसे हम अवसर लागत का सिद्धांत करते हैं। क्योंकि लागत में हमें कम होगा, क्योंकि गेहूं में खाद ज़्यादा डालेंगे, चावल में कम डालेंगे, गेहूं को थोड़ा सा वो चाहिए, इसको थोड़ा ठंडा चाहिए, पानी चाहिए, और आपको लेबर कम लगेगी, कास्ट कम आएगी, उत्पादन ज़्यादा होगा, फायदा आपको ज़्यादा होगा, और हर व्यक्ति फायदा चाहता है, किसान भी फायदा चाहता है। तो इससे दाम क्या होगा? अवसर होगा। क्लियर? बातें समझ में आई नहीं है आपको? विभिन्न देशों के बीच पाए जाने वाले विभिन्न देशों के बीच पाए जाने वाले आर्थिक संबंधों तथा उनके बीच होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया का प्रारंभ बिंदु विदेशी व्यापार है। एक होता है क्लोज्ड इकोनॉमी और दूसरा होता है ओपन इकोनॉमी। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या संबंध होता है, उसका क्या अभिप्राय होता है? क्वेश्चन पूछा गया है आपको टीचर्स में कई बार। क्लोज्ड इकोनॉमी, इसका क्या अभिप्राय है? अपने देश के अंदर जो अर्थव्यवस्थाएं अपने देश के अंदर क्लोज्ड इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी क्लोज है या ओपन है? ओपन है। क्यों? देखिए एग्जामिनर क्या चाहता है, सिंपल सा है कि हमारा व्यापार यानी हमारी अर्थव्यवस्था विश्व के देशों के लिए खोल दी गई है, तो क्या है? ओपन इकोनॉमी है। और जब हमारी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से टैली न करें, यानी बंद कर दें, यानी क्या बंद कर दें? व्यापार आवागमन बंद कर दें, तो क्या हो जाएगी? क्लोज्ड इकोनॉमी होगी। हम अपने देश के व्यापार को विश्व किसी भी देशों के साथ संबंध नहीं रखेंगे या नियंत्रित रखेंगे या कम रखेंगे, तो उससे हम क्या कहेंगे? क्लोज्ड इकोनॉमी यानी बंद अर्थव्यवस्था। और ओपन अर्थव्यवस्था क्या मतलब? जब हम अपनी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए खोल दें कि कोई भी देश आए और यहाँ पे व्यापार करे। तो व्यापार किस रूप में होता है? एक तो टेक्नोलॉजी के रूप में होता है, एक बनी बनाई वस्तुएं आती हैं बेचने के लिए आती हैं, है कि नहीं? और हम क्या कह रहे हैं? हम व्यापार तो करेंगे, शर्त हमारी ये है कि आप हमारे यहाँ निर्माण करेंगे और आप बेचें। आप अपने हाथ देश से कुछ चीज़ें बना के लाइए और क्या मैक्सिमम चीज़ यहाँ पे बनाइए और इसको बेचिए, तो हमें डबल फायदा होगा। इस पर भी देश विश्व के तैयार है।
जैसे कोई एक उदाहरण बताइए आप। हाँ, फ्रांस के साथ चल रहा है। राफेल का हुआ था, डील हुई थी, 11 की हुई थी, 5 कहा कि भाई ठीक है आप बना करके दीजिए, लेकिन 6 जो होंगे आप इंडिया में निर्मित करेंगे और हमारे इंजीनियर उसके साथ लगे रहेंगे, हमारी भी इकॉनमी लगे, हमारे भी डॉक्टर लगेंगे, इंजीनियर सब लगेंगे और वो उसको निर्माण करेंगे। इतना हो गया, फिर हम अपना बनाना खुद जान जाएंगे, है कि नहीं। सब जितने मिसाइल हैं डिफेंस की, उस पर भी काम कर रहे हैं। इसकी डिफेंस के अलावा IT सेक्टर में सभी क्षेत्र, डिफेंस के क्षेत्रों में, इसके अलावा हेल्थ के सेक्टर में, इंश्योरेंस के सेक्टर में और वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में भी, ठीक है ना। कार का उत्पादन होता है ना, वैसे बाहरी कंपनियां हैं, इंडिया में बहुत कम मार्केट सोच के कई कंपनी है जो बढ़ाती है, तो क्या सब कंपनी तो फॉरेन की है कि नहीं। तो हमने क्या कहा, इतना टैक्स इम्पोज कर देंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने ओपन कर दिया, लेकिन आप यहाँ पे बनाइए, यहाँ पे बेचिए और हमारी कीमत पे आइए, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये 2 चीज़ जाएगी, क्लोज इकॉनमी और ओपन इकॉनमी, बस हम में दिखाने का नहीं है। चलिए आगे। एडम स्मिथ पहले स्थापित थे एडम स्मिथ पहले छात्र थे जिन्होंने अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, ये 1776 ईस्वी में आई, लिखी गई। मैं यह प्रतिपादित किया कि यदि दो देश निरपेक्ष लागत अंतर, एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कास्ट, एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कास्ट के आधार पर विशिष्टीकरण तथा व्यापार करें तो व्यापार से दोनों देशों को लाभ होगा। दोनों के उपभोग या आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी तथा व्यापार के बाद कुल विश्व के उत्पादन में वृद्धि होगी, विश्व के कुल उत्पादन में वृद्धि होगी। ये क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, क्लियर है? तो आगे चलिए, मैराथन करके डेविड रिकार्डो डेविड रिकार्डो ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ
पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन 1817 टैक्सेशन डेविड रिकार्डो के तब टैक्सेशन में तुलनात्मक लागत अंतर के आधार पर विशिष्टीकरण तथा व्यापार की संभावना एवं दोनों देशों के लाभ को प्रतिपादित किया। ठीक है, अभी देख लीजिए कि जो उन्होंने एडम स्मिथ ने सिद्धांत दिया निरपेक्ष का सिद्धांत, उसका विशिष्टीकरण यानी स्पेशलाइजेशन का विस्तृत रूप से अध्ययन किया किसने? डेविड रिकार्डो। और डेविड रिकार्डो, क्योंकि दोनों सिद्धांत लगभग बराबर हैं लेकिन विस्तार से देखा जाए तो तुलनात्मक रूप से ही उसकी व्याख्या की जाती है, लेकिन स्पष्ट है कि तुलनात्मक रूप से ज़्यादा वो बेहतर है और बेहतर थी। इसके बाद हाइबरल कराता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हेक्सर ओलिन। हेक्सर ओलिन ये कहते हैं कि ना, कास्ट का सिद्धांत तो सही है, जिस देश में जिस वस्तु का भंडार यानी जिस भी वस्तु का भंडारण अधिक होगा वह देश उस देश ज़्यादा स्पेशलाइजेशन करेगा, ठीक है ना, उस वस्तु का स्पेशलाइजेशन ज़्यादा करेगा। जैसे भारत क्या है? भारत की स्पेशलाइजेशन क्या है? लेबर। और चाइना का क्या है? इसका भी लेबर है, लेकिन इंडिया कंपेरेटिवली चाइना लेबर कहाँ सस्ता है? चाइना में। क्यों? क्योंकि जनसंख्या दोनों लगभग बराबर है और हम उससे आगे होने वाले हैं, फिर भी क्यों सस्ता नहीं है? हमारे पास जनसंख्या तो है लेकिन स्किल्ड नहीं है, स्पेशलाइजेशन नहीं है। अगर आप एकदम कहते कि आप टैली बना लीजिए तो आप कहेंगे नहीं मैं नहीं बना सकता, और वहाँ पे अच्छा 5 का लड़का 6 का लड़का आपका सब कुछ करा करके दे देगा। वो टेलीफोन आपको बना देगा, आपके मोबाइल रिपेयर करके आपको दे देगा विद इन 1 घंटे में। अच्छा 6 का लड़का वहाँ का 8-10 का लड़का हाई स्कूल में जाते जाते वो पूरा एक्सपर्टाइज हो जाता है, और 12 में जाते जाते वो अपनी कंपनी खड़ा कर लेता है। और हमें क्या होगा, हमें कक्षा 1 से लेकर के 12 तक पढ़ाते हैं, BA तक पढ़ाते हैं, फिर भी हमें कुछ भी प्रैक्टिकल और टेक्नोलॉजिकल ज्ञान कुछ भी नहीं होता है। कि अगर एक कहते कि फोटो बनाना है, घर में कंप्यूटर भी है, प्रिंटर भी है, फिर भी आप अपना फोटो नहीं बना पाते हो, कहाँ जाते हो? दुकान पे। तो आपकी स्पेशलाइजेशन नहीं है, और दुकान पे जाओगे जितना आप आओगे जाओगे उतना 50 फोटो तैयार करके दे देगा, क्योंकि उसकी ग्रुप होगी, है ना। तो एक टाइम हो गया हेक्सर ओलिन के अनुसार हेक्सर ओलिन के अनुसार दो देशों में पाई जाने वाली साधन भंडार की भिन्नता के आधार पर
आधार पर व्यापार होगा। व्यापार होगा, ठीक है। एक देश उस वस्तु का उत्पादन करेगा, एक देश उस वस्तु का उत्पादन तथा निर्यात, उत्पादन तथा निर्यात करेगा जिसमें राष्ट्र का वह साधन लगे, राष्ट्र का वह साधन लगे जिसकी उस देश में प्रचुरता है तथा जो अधिक सस्ता है। ठीक है, क्लियर हो गए इन सिद्धांत। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर कभी कभी नाम न लेकर के व्यापार का कारण पूछ लिया जाता है तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। नहीं, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ क्वेश्चन सही है, इसका आगे हम विस्तार से बताएंगे। और भी पीओपी क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये व्यापार की और खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, ये दोनों हो गए। और इसका आप ये भी देखिए कि भारत का जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का व्यापार किन किन देशों में होता है, सबसे अधिक आयात हम किस देश से करते हैं, सबसे अधिक निर्यात हम किस देश को करते हैं, सबसे अधिक किन वस्तुओं का हम आयात करते हैं और सबसे ज़्यादा निर्यात हम किन वस्तुओं का करते हैं। इसमें से कम 5-5 वस्तुएं आपको जानकारी होनी चाहिए और 5-5 देश आपको जानकारी होनी चाहिए, और यही एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो आज को आप देख लीजिएगा, जब फिर अपनी क्लास होगी तो उसमें हम पूरा विस्तार से दिखा भी देंगे कि विदेशी व्यापार में भारत के कहाँ रोल है और हमारे जीडीपी में विदेशी व्यापार का कितना योगदान है ना। जीडीपी में कितना है तो तुम पढ़ा होगा। और ये भी आपको देखना है कि किन किन वस्तुओं और सेवाओं का आपका जीडीपी में कितना योगदान है। अगर ये हम कहें कि प्राइमरी सेक्टर का कितना योगदान है जीडीपी में, हाँ कितना भाई, आपने लोगों ने पढ़ा होगा, अभी तो बजट सर्वे दोनों पढ़ा है आपने, तो सर लिखाए भी होंगे, तो केवल समझाती हैं, लिखवाए हैं, क्या लिखवाए हैं अब उसको देखना पड़ेगा आप लोग को, ऐसे जुबान में याद होना चाहिए, है कि नहीं। राजकोषीय घाटा कितना है, एग्जामिनेशन में काफ़ी खोलने की जरूरत नहीं होगी, वहाँ तो बस दिमाग काम करेगा, जो लिखा दिया गया पढ़ा दिया गया जो भी चाहे हम और आप नहीं, तो आप बार बार उसको दोहराइए ना, है कि नहीं। क्या नाम है आपका, अंजलि, अंजलि बहुत बड़ा थर्ड ईयर है, अच्छा मैं फर्स्ट ईयर, तब तो बहुत बढ़िया है। ट्यूशन का फॉर्म भर दिया आपने, ठीक है। और अभी से लग जाइए, हम सभी समराइज आपको 2-4 क्लासों में सब बता देंगे कहाँ क्या है, और टू द जितने सिलेबस हैं तो पूरे सभी छात्रों को टच करके और सबको पढ़िए, और जो भी क्वेश्चन नहीं आता है वो क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ठीक है ना। कुछ नहीं तो व्हाट्सएप पर जो क्वेश्चन है समझ में लिख दीजिएगा, व्हाट्सएप पर बच्चे हमारे नंबर जानते ही हैं, ठीक है बेटा। तो आप देखते फिर कौन सी क्लास में, ठीक है।
सर आ गए हैं, इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मुझे छोटा नहीं है। किताबें लिया कि नहीं आप लोगों ने? कौन सी किताब लिया इकोनॉमिक्स की? हाँ, एनसीईआरटी, ठीक है, बहुत बढ़िया है। एनसीईआरटी सभी लोग पढ़ डाले हैं। किस क्लास में? हाँ तो ठीक है, पूरा पढ़ डालिए और उसमें जो ना समझ में आए वो सब पूछ सकते हैं। इसके अलावा और स्टैंडर्ड बुक को कोई ले लीजिए। कौन से लेंगे? रमेश सिंह को नहीं, ठीक है। हाँ, देखिए सबसे आसान किताब है ये हिंदी मीडियम के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण का विश्लेषण। नई किताब आई होगी ये। हाँ हाँ, ऐसा लाल की है, ये अच्छी किताब है, तो आपका लगभग पूरा कवर कर जाएगा। इसके अलावा पत्रिका दर्पण भी आप ले सकते हैं, स्पेशलाइजेशन अतिरिक्त हिंदी में हिंदी वाले ले सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में ले सकते हैं। देखिए तो आपका बेस पूरा तैयार हो जाएगा और 70% क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ठीक है ना? ये भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण विश्लेषण प्रोफेसर एस.एन. लाल किताबें। अच्छा, किताबें की व्यवस्था नहीं हुई है कुछ भी नहीं? चलिए तो फिर आज मैं गीता मैडम से बात करता हूँ आपकी किताबों की। नहीं, इतनी महंगी नहीं होगी, उसके फिर 200-250 रुपये किताब होती है। अच्छा, बजट हाँ, ये बिल्कुल सही है। एक सप्ताह के रोटेशन तो सभी किताबें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं, ठीक है ना? तो बात करते हैं और आपको ठीक है। लेकिन फिर आप लोग अपने पढ़ते रहिए, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं।